Hello everyone, welcome back to Magnet Brains, the only channel where you get 100% free and quality education without any paid subscription. This is Saloni Pandey, your psychology educator and students. आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ थेरेपीज फ्रॉम योर क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 5 थेराप्यूटिक अप्रोचेस। आई होप आपने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे जिसमें मैंने आपको डिटेल में इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है और अब तक हमने जो भी बेसिक्स पढ़े हैं हमारे इस चैप्टर नंबर 5 के, दैट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। आई होप अब आप जानते होंगे कि थेराप्यूटिक रिलेशनशिप क्या होती है, नेचर एंड प्रोसेस ऑफ थेरेपीज क्या होती हैं और साथ ही साथ में इस चैप्टर का एक ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जानेंगे कुछ टाइप ऑफ थेरेपीज के बारे में कि कितनी तरह की थेरेपीज होती हैं। ओके, तो मतलब वैसे तो ऐसा बहुत सारी थेरेपीज होती है बट हम उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। पहले का पूरा क्लियर है ना, इसलिए मैं बार बार इस चीज को आपको बोलती हूँ कि जब तक आपको प्रीवियस लेक्चर्स क्लियर नहीं होंगे ना, आपको आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए आपको प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से देख के कंप्लीट कर लेने हैं और फिर आपको आगे का पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप सो कि अब तक मैंने जितना भी पढ़ाया है उसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम इस न्यू टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और टाइप ऑफ थेरेपीज के बारे में जानते हैं और आप मुझे फटाफट से बिना कोई चीटिंग किए कमेंट सेक्शन में बताओगे। ना गूगल किए, ना बुक से देखना है, ना कोई लेक्चर देखना है, खुद से सोच के बताना है। अगर पढ़ा होगा तो आप आंसर कर पाओगे। जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन थेराप्यूटिक रिलेशनशिप क्या होती है। आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, ऐसा नहीं पूरे लेक्चर में आप बताते रहोगे, सिर्फ 5 मिनट है और आपको मुझे बताना है कि थेराप्यूटिक रिलेशनशिप क्या होती है। कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। क्लियर? ओके, चलो। सो दो all psychotherapies aim at removing human distress and fostering effective behavior. They differ greatly in concepts, methods and techniques. अब ऐसे तो सभी साइकोथेरेपीज जो होती हैं वो ह्यूमन की डिस्ट्रेस को रिमूव करना चाहती हैं, उसके बिहेवियर को इफेक्टिव बनाना चाहती हैं, इंप्रूव करना चाहती हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर को, माल एडिप्टिव बिहेवियर को रिमूव करना चाहती हैं, बट स्टिल उनके कंसेप्ट, उनके मेथड, उनकी टेक्निक्स अलग अलग होते हैं। जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर अपने पेशेंट की किसी भी तरह की बीमारी को दूर करना चाहता है ना, बट हर एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से अलग होता है। लाइक मेडिसिन का डॉक्टर अलग होता है, गायनोकोलॉजिस्ट अलग होता है, न्यूरोलॉजिस्ट अलग होता है, डेंटिस्ट अलग होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके ट्रीटमेंट में और इनके जो कंसेप्ट्स हैं, जो मेथड्स हैं, वो एक दूसरे से अलग हैं और ये डिफरेंट एरियाज को टारगेट कर रहे होते हैं। राइट, ये डिफरेंट एरियाज को टारगेट कर रहे होते हैं। सेम जब साइकोथेरेपीज होती हैं तो क्या होता है कि जो भी हमारा क्लाइंट है, हमको उसके किसी भी तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को दूर करना होता है। अब हम एज सच जितनी भी थेरेपीज होंगी तो उन सब का एम तो यही होगा कि हमको उसकी प्रॉब्लम को क्या करना है, रिमूव करना है। बट उनका वर्क करने का जो तरीका हो सकता है, उनकी जो मेथड हो सकती है, उनकी जो टेक्निक हो सकती है, वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। क्लियर आ रहा है समझ में? सो साइकोथेरेपीज मे बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड ग्रुप्स। तो इस तरह से हम साइकोथेरेपीज को 3 ग्रुप्स में क्या कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। फर्स्ट इज नोन एज साइकोडायनेमिक, सेकेंड इज बिहेवियर एंड थर्ड वन इज एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपीज। क्लियर? तो मैंने आपको क्या बताया कि कंसेप्ट, मेथड, टेक्निक, इन चीजों के बेसिस पर हम थेरेपीज को कैटेगराइज कर देते हैं। तो 3 तरह से हमने उसको कैटेगराइज किया। एक हो गया हमारा साइकोडायनेमिक, एक हो गया हमारा बिहेवियर, एक हो गया हमारा एग्जिस्टेंशियल। इसका फ्लो चार्ट बना लो फटाफट से, जल्दी से बना लो अपने नोट्स में। ठीक है, या मैं बनवाऊं? चलो मैं ही बनवा देती हूँ, है ना। सो हम बात कर रहे हैं 3 types of therapies. Okay, so we are talking about 3 types of therapies and number 1 is psychodynamic. Okay, second one is behavior. मेरे पास इसके स्पेस कम है इसलिए मैं इस तरह से नोट कर रही हूं, आप अच्छे से इसका फ्लो चार्ट बनाओगे। ठीक है, थर्ड वन इज एग्जिस्टेंशियल।
ठीक है, तो हमने इन 3 टाइप्स में हमारी थेरेपीज को डिवाइड कर दिया, इन 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स। क्लियर? यहां तक समझ में आया? आराम आराम से समझना है हर एक चीज को, ठीक है। So, in terms of chronological order, psychodynamic therapy emerged first, followed by behavior therapy, and the last one is the existential therapy. Therefore, it is also known as third force. It is also known as third force, and this is the last one. मतलब ये बोल रहे हैं कि किस तरह से थेरेपीज इमर्ज हुई। तो सबसे पहले हमको साइकोडायनेमिक थ्योरी के बारे में पता चला, फिर हमको बाद में पता चला कि एक बिहेवियर थ्योरी भी होती है, तो इसको हमने एक अलग ग्रुप में कंसीडर किया, एंड लास्टली हमको अभी पता चला कि एग्जिस्टेंशियल भी जो है एक तरह की थेरेपी हो सकती है। ये थेरेपीज क्या होती है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो उसकी तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है कि कैसे होती हैं, क्या होती हैं, अभी से परेशान होने लग जाओ, तो वो होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में। अभी बस इतना जानो कि कितने तरह की थेरेपीज होती हैं, हम उसको कैसे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। Now the classification is based on the following parameters. सब कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम इन साइकोथेरेपीज को डिवाइड करते हैं। मतलब जैसे हम बोल रहे हैं कि एक साइकोडायनेमिक होता है, एक बिहेवियर होता है, एक एग्जिस्टेंशियल होता है, तो ये 3 ग्रुप हमने किस बेसिस पर बनाए, ठीक है। वो कौन सी ऐसी चीज थी जिसके बेसिस पर हमने बताया कि 3 तरह के ग्रुप्स होंगे, ओके उसको जानेंगे एक एक करके। 6 पैरामीटर्स को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। कितने पैरामीटर्स को? 6 पैरामीटर्स को। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द कॉज विच हैज लेड टू द प्रॉब्लम। पहला जो पैरामीटर है वो ये है, कॉज क्या है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, कारण, ठीक है। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉज की, या मैं इसे ऐसे भी लिखूं, व्हाट इज द रीजन, क्या ऐसा कारण है, क्या रीजन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम इमर्ज हुई है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई है, साइकोथेराप्यूटिक रिलेशनशिप, अभी क्वेश्चन पूछा ना मैंने कमेंट सेक्शन में, इसीलिए पूछा। अभी आपका टाइम अप होता है, ठीक है, जिसने बता दिया दैट इज गुड इनफ। तो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप क्लाइंट और पेशेंट के बीच का रिलेशनशिप है, ठीक है। क्लाइंट वो है जिसे किसी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, थेरेपिस्ट वो है जो इस प्रॉब्लम को ट्रीट करने वाला है। तो क्लाइंट को अगर किसी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई है तो उस प्रॉब्लम के होने के पीछे क्या कारण है, ये पहला पैरामीटर है जिसके बेसिस पर हम थेरेपीज को डिवाइड करते हैं या कैटेगराइज करते हैं। सो साइकोडायनेमिक थेरेपीज ऑफ द व्यू दैट इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स, आई थिंक सो हमको पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाते रहना चाहिए ताकि हमको कुछ कुछ चीजें याद रह जाएं और लास्ट में हम इसको पूरा सम अप कर पाए। क्लियर? तो मैं स्टार्ट कर रही हूं फर्स्ट पैरामीटर के साथ में, ठीक है। मेरा जो फर्स्ट पैरामीटर है वो ये कहता है कि कॉज क्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हुई है। तो मेरे पास 3 थ्योरीज हैं। एक है मेरे पास में साइकोडायनेमिक थेरेपी, ठीक है, एक है मेरे पास में बिहेवियर थेरेपी, और एक है मेरे पास में एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। याद रहेगा शॉर्ट फॉर्म, पीटी साइकोडायनेमिक, बीटी बिहेवियर, ईटी एग्जिस्टेंशियल, ठीक है। तो ये सारी मेरे पास में थेरेपीज हैं। अब जो साइकोडायनेमिक थेरेपी है वो क्या एक चीज कह रही है, वो ये कह रही है कि कारण क्या है, तो कारण है इसका इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। कुछ इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो कि कारण है प्रॉब्लम अराइज होने का। अब ये क्या है आपके इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स, इसको हम जानते हैं। सो देखो, conflicts that are present within the psyche of the person are the source of psychological problems. वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो एक पर्सन के साइक में प्रेजेंट हैं, उसके माइंड में प्रेजेंट हैं, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कारण हैं, ठीक है। तो इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स, आपके अंदर कुछ आपके माइंड में प्रॉब्लम्स प्रेजेंट हैं या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हो रही है, ठीक है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हो रही है। तो मैं यहाँ पर इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स लिखूंगी तो मैं कुछ गलत लिख रही हूँ क्या? बिल्कुल नहीं, है ना, बिल्कुल सही लिख रही हूँ, आप बोलोगे। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स। अब इंट्रासाइकिक को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया। दूसरा है बीटी, दैट इज बिहेवियर थेरेपीज। बिहेवियर थेरेपिस्ट ये बोलती हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू फॉल्टी लर्निंग ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निशंस।
जब आप एक फॉल्टी बिहेवियर सीख लेते हो, और ये फॉल्टी बिहेवियर क्या है, वो बिहेवियर जो एबनॉर्मल है, जो सोशली एक्सेप्टेड नहीं है, ऐसा कोई बिहेवियर, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जब आपके मतलब सोसाइटी आपको ये लर्निंग करवाती है, ये या आपको लर्निंग करवाई जाती है बचपन से ही जब आप छोटे होते हो, कि कभी भी किसी बड़े पर्सन से मिलो, ठीक है, कभी भी जो आपसे उम्र में बड़ा है, जब भी आप उससे मिलते हो तो हमेशा आपको उसको ग्रीट करना चाहिए। चाहे आप उसके पैर छू के करो, चाहे आप उसको नमस्ते बोल के करो, चाहे अपना सर झुका के करो, आपको हमेशा उसको ग्रीट करना चाहिए। दैट मीन्स यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो अपने बिहेवियर के थ्रू एल्डर्स को डिसरिस्पेक्ट करता है, तो वो फॉल्टी बिहेवियर है ना, मतलब वो फॉल्टी लर्निंग हो गई आपके बिहेवियर की, जिसकी वजह से आपका बिहेवियर फॉल्टी हो गया। तो बिहेवियर थेरेपीज ये बोलते हैं कि प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो उसके पीछे रीजन है फॉल्टी लर्निंग ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निशन, ठीक है। आपकी जो ये कॉग्निशन हुआ है ना, उसमें आपकी फॉल्टी लर्निंग हो गई है। तो मैं यहां पर लिख रही हूं फॉल्टी learning of behavior, ठीक है, and cognition, ठीक है, and cognition. Is that clear? Now the last one you have is existential therapies. ये क्या कारण बताते हैं, क्या रीजन है प्रॉब्लम का, तो वो बोलते हैं कि क्वेश्चंस अबाउट द मीनिंग ऑफ वंस लाइफ एंड एग्जिस्टेंस आर द कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। जब हमारे मन में ये सवाल आने लग जाते हैं ना कि हम इस धरती पर क्यों आए, ठीक है, हमारे इस धरती पे आने का क्या कारण था, हमारी लाइफ का क्या मीनिंग है, ये सारे क्वेश्चंस जब हमें परेशान करते हैं तब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अराइज होती है, ठीक है। तो इनका कहना क्या है, मीनिंग ऑफ वंस लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, आपकी लाइफ का, आपके जीने का, आपके एग्जिस्ट करने का क्या मीनिंग है, क्यों एग्जिस्ट कर रहे हो, धरती पे बोझ हो या कोई कारण है आपके आने का। तो जब ऐसे सवाल हमारे मन में आते हैं तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिख दूं, मीनिंग ऑफ लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, या मैं ऐसे कर दूं फाइंडिंग मीनिंग ऑफ लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। जब आप इस एक चीज को जानना चाहते हो, है ना, क्वेश्चंस अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, तो यहां पर लिख देती हूं क्वेश्चंस अबाउट। क्लियर? अब मुझे बताओ, ये चीजों में किसी तरह का कोई भी डाउट है? ये तीनों चीजें समझ में आई? तो सबसे पहले हमने 3 कैटेगरीज बनाई हैं थेरेपीज की, तो वो कैटेगरीज हम कैसे बना पाए उसकी बात हम कर रहे हैं, उन पैरामीटर्स की बात हम कर रहे हैं। तो पहला पैरामीटर ये कहता है कि प्रॉब्लम अगर अराइज हो रही है तो उसका कारण क्या है। तो हर एक थेरेपी अपना अपना व्यू पॉइंट देती है। इज दिस इज क्लियर टू यू? फाइन, आगे बढ़े, ठीक है। देखो आगे समझते हैं। अब ये तो इन्होंने तीनों ने अपने अपने हिसाब से कारण बता दिए। नाउ हाउ डिड द कॉज कम इनटू एग्जिस्टेंस? अब जो सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि ये जो कॉज था, ये जो कारण था, इसने कैसे, ये मतलब एग्जिस्टेंस में कैसे आया, ठीक है। हाउ डिड द कॉज कम इनटू एग्जिस्टेंस। चलो मान लिया कि आप को एक क्वेश्चन परेशान कर रहा था कि मेरी लाइफ का क्या मीनिंग है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन की आंसर की तलाश में थे, आपके मन में एक सवाल उठा कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मेरी लाइफ है तो उसका क्या पर्पस है, आपके मन में ये सवाल उठा। अब जब ये सवाल आपको बहुत ज्यादा परेशान करने लगा, ठीक है, अब एक सिचुएशन आई जब ये सवाल आपको इतना ज्यादा परेशान करने लगा कि आपको किसी तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, तो ये जो एक कॉज था, ये जो एक कारण था, इससे एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ कैसे, ठीक है। कारण तो पता चल गया कि इस वजह से हुआ, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई एक एक्स पर्सन है, उसको कोरोना हो गया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, ठीक है। कोई एक पर्सन है, उसको कोरोना हो गया, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। अब उसकी डेथ का कारण क्या था, तो पता चला कोरोना, पर कोरोना आया कैसे, ठीक है। अब सवाल क्या है कि कोरोना आया कैसे। क्लियर? आया समझ में? तो देखो अब हम बात करते हैं हाउ डिड द कॉज कम इनटू एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। मैं यहीं पर ऐड ऑन कर रही हूं, हमारा सेकंड क्वेश्चन है एग्जिस्टेंस ऑफ
कॉज। अब वापस से वही तीनों थ्योरी अपना अपना व्यू पॉइंट देंगी, साइकोडायनेमिक भी देगी, बिहेवियर भी देगी, एग्जिस्टेंशियल भी देगी। सारी थेरेपीज अपना अपना व्यू पॉइंट देंगी। देखो अब साइकोडायनेमिक क्या बोलती है। इन द साइकोडायनेमिक थेरेपी, unfulfilled desires of childhood and unresolved childhood fears lead to intrapsychic conflicts। हमने क्या बोला था कि प्रॉब्लम कहाँ है, मतलब प्रॉब्लम का कारण कहाँ है, तो साइकोडायनेमिक वाले बोले कि इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट्स में। तो इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट्स मतलब वो कन्फ्लिक्ट्स जो आपके अंदर ही अंदर चल रहे हैं। तो ये इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट्स कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे बचपन के कुछ अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं या हमारे चाइल्डहुड के कुछ अनरिजॉल्व्ड फियर्स हैं, उनकी वजह से एक इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट हमारे अंदर शुरू हो गया। हमारे बचपन में हमारे कुछ डिजायर्स होते हैं, हम कुछ चाहते हैं कि हम ऐसा करेंगे लाइफ में, या हम अपनी मतलब आगे चल के हमारा ऐसा कुछ होगा, कुछ भी हमारे कुछ डिजायर होता है जो हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, या कोई भी काम हम करना चाहते हैं। जरूरी नहीं वो आपके करियर से ही रिलेटेड हो कि आप बड़े होकर डॉक्टर ही बनोगे, नॉट दैट ओनली, किसी भी तरह का डिजायर आपके मन में है, ठीक है, चाइल्डहुड बचपन से, और किसी तरह का बचपन से कोई डर आपको है जो डर शायद आज तक खत्म नहीं हुआ हो। आज आप इतने बड़े हो गए लेकिन फिर भी वो कोई एक बचपन की डरावनी कहानी है या कोई ऐसा डर है जो आज तक आपके मन में है। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है, दो चीजें उन्होंने बोली, अनफुलफिल्ड डिजायर्स ऑफ चाइल्डहुड एंड अनरिजॉल्व्ड चाइल्डहुड फियर्स, ये दोनों चीजें क्या करती हैं, इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट्स करवाती हैं, हमारे माइंड में कन्फ्लिक्ट, लड़ाई करवाती हैं, ठीक है, ये हमारे मन में लड़ाइयाँ करवाती हैं। जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल। मान लो एक 10 साल का बच्चा है, उसने एक ड्रीम पाल लिया था, हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ करियर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि उसका एक डिजायर था कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, लेकिन आज वो 30 साल का हो गया, लेकिन आज भी वो डॉक्टर नहीं बन पाया। लेकिन उसकी एक चाहत थी कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन वो आज तक डॉक्टर नहीं बन पाया, बल्कि किसी कोई कंपनी में जो है 20,000 सैलरी पे वो काम करता है। अब वो चीज बार बार उसके मन में स्ट्राइक करेगी, बार बार वो अपना वर्क भी नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से अच्छे से, है ना, जिस कंपनी में काम कर रहा है क्या पता वहां भी अच्छे से काम ना कर पाए। तो वो चीज जो है बार बार जब उसका कन्फ्लिक्ट होता है ना, तब एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। क्लियर, साइकोडायनेमिक वाले समझ में आए, चाइल्डहुड के अनरिजॉल्व्ड फियर्स और अनफुलफिल्ड डिजायर्स, ये दो चीजें, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दो चीजें होती हैं, ये तो हम थेरेपीज की बात करें कि कौन सी थेरेपी क्या बोलती है। ओके, नाउ द बिहेवियर थेरेपी पोस्टुलेट्स दैट फॉल्टी कंडीशनिंग पैटर्न्स, फॉल्टी लर्निंग, फॉल्टी थिंकिंग एंड बिलीव्स लीड टू मालएडेप्टिव बिहेवियर्स दैट इन टर्न लीड टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अब जैसे बिहेवियर थेरेपी वालों ने बोला कि आपकी कोई फॉल्टी लर्निंग होगी ये बिहेवियर में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हुई है, ठीक है। तो भाई फॉल्टी लर्निंग हुई कैसे हुई, तो शायद कोई गलत थॉट, कोई गलत बिलीफ या किसी तरह का कोई लर्निंग गलत तरीके से हमारी हुई है, या जो कंडीशनिंग होती है ना, आपको इसके लिए चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th में जो पढ़ा था ना लर्निंग, वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, वहीं से पूरा बिहेवियर हमको बताया गया था, और वो चैप्टर बार बार आपको बताया जाता है, इवन क्लास 12th में भी। तो लर्निंग का चैप्टर आपको आई होप सो अच्छे से क्लियर है, नहीं भी है तो मेरे वीडियोज देख के क्लियर कर लेना, ठीक है, मैंने पढ़ाया ये सब कुछ अच्छे से, तो क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या चीज होती है। तो हमारा बिहेवियर जो होता है ना वो लर्नड होता है, ठीक है। थ्योरिस्ट कहते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है वो लर्नड बिहेवियर है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हम मतलब अपनी मम्मी के वॉर्म से ही सीख कर आए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने सब कुछ सीखा है इसी दुनिया में। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें सिखाई गई, कुछ चीजें जो हमने ऑब्जर्व करके खुद से ही सीख ली। एक छोटा बच्चा होता है जब, ठीक है, अब वो जब धीरे धीरे बड़ा होगा तो वो हर एक चीज सीखेगा, ठीक है, वो सीखेगा कि अपने हाथ से मैं खाना कैसे खाऊं, तो दूसरों को देख के सीखेगा या उसकी मम्मी उसको सिखाएंगी, उसको सिखाया जाएगा कि राइटिंग कैसे करते हो, तो उसका हाथ पकड़ पकड़ के उससे ABCD बनवाई जाएगी। तो ये लर्निंग उसको करवा रहे हैं ना हम, है ना। और ऐसे ही जब वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो वो हर एक चीज सीखता जाता है, हर एक चीज वो सीखता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या उसकी आइडेंटिटी है, फैमिली कौन है, दोस्त कौन है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, सब कुछ वो समझता है, ठीक है। अब अगर इस एक लर्निंग में
उसकी किसी तरीके का फॉल्टी लर्निंग हो जाए, वो कुछ गलत चीज सीख ले, गलत चीज इन द सेंस कि कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा थॉट, कुछ भी ऐसा उसके मन में आ जाए। जैसे मैं आपको बता रही थी, एग्जांपल दे रही थी कि उसने ये एक चीज बिलीव कर ली कि एल्डर्स जो होते हैं वो हमेशा डांट लगाते हैं, तो उनकी तो कभी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो जब इस तरह की कोई आपके साथ में लर्निंग हो गई है फॉल्टी वाली, तब आपकी प्रॉब्लम अराइज होगी। क्लियर? तो बिहेवियर थेरेपी ने क्या कहा कि फॉल्टी अगर किसी तरह का कंडीशनिंग या लर्निंग या थिंकिंग या बिलीफ है तो माल एडेप्टिव बिहेवियर होगा, और माल एडेप्टिव बिहेवियर की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी। क्लियर? अभी इतना बेसिक समझते चलो, और अच्छे से एग्जांपल्स के थ्रू सब एक्सप्लेन करूंगी, अभी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? फिर आते हैं एग्जिस्टेंशियल थेरेपी वाले। ये बोलते हैं प्रेजेंट के ऊपर इंपॉर्टेंस देते हैं, मतलब ना पास्ट ना फ्यूचर, प्रेजेंट, आज क्या चीज हो रही है। तो इट इज द करंट फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस, एलिनेशन, सेंस ऑफ फ्यूटिलिटी ऑफ वंस एग्जिस्टेंस एक्सेट्रा विच कॉज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। देखो एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट ने क्या कहा था कि कारण क्या है प्रॉब्लम का, तो कारण ये है जब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि हमारी लाइफ और एग्जिस्टेंस का क्या मीनिंग है, हम इस दुनिया में क्यों आए, हम किस पर्पस से आए हैं, हमारी लाइफ है तो लाइफ में हमें क्या करना चाहिए। कोई बोलते हैं लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, कोई बोलते हैं लाइफ इज द वर्स्ट थिंग, ठीक है, जो हमेशा प्रॉब्लम्स लेके आती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं। लेकिन ये क्वेश्चंस एग्जिस्टेंस में कब आ जाते हैं? जब हमको ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि हम तो इस दुनिया में बहुत अकेले हैं, हमारा तो कोई भी नहीं है, हम तो हमेशा एक अकेले ही लाइफ हमने करी है, हमने तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया हुआ है, ठीक है। या फिर ऐसे मन में मतलब ख्याल आते हैं कि हमारा कोई भी नहीं है, कोई भी हमारे साथ नहीं रहता, सब हमसे दूर चले गए हैं, तो मेरी लाइफ का तो कोई पर्पस ही नहीं है, मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह की जब चीज़ें एग्जिस्टेंस में आने लगती हैं, तब जो है हमारा प्रॉब्लम का जो कारण है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है। क्लियर? मतलब आपको किसी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई तो उसका क्या कारण था, अब ये कारण कैसे आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो वो हमने बता दिया। क्लियर? लिख लें इसको बिल्कुल शॉर्ट में फटाफट से जल्दी से। ओके, सो देखो साइकोडायनेमिक थेरेपी क्या कहती है, अनफुलफिल्ड desires and unresolved fears of childhood, ठीक है। एंड बिहेवियर थेरेपिस्ट कहते हैं फॉल्टी, मैं एक्सेट्रा करके लिख दूंगा है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है, आप चाहो तो उसको कंप्लीट कर सकते हो। फॉल्टी थिंकिंग, बिलीफ, कंडीशनिंग एक्सेट्रा, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट कहते हैं जब आपके अंदर फीलिंग आ जाती है, और ये किससे रिलेटेड है, प्रेजेंट से रिलेटेड है, तो मैं प्रेजेंट लिख रही हूं ब्रैकेट में, आप याद रखना इसको, फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस, एलिनेशन एक्सेट्रा, राइट? इज दैट क्लियर? समझ में आई ये वाली चीज भी? सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हुआ कि सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? फाइन। अब देखो व्हाट इज द चीफ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। क्लियर? अब उनने कहा कि तो फिर कौन सा तरीका अपनाना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। ठीक है, ऐसे समझो इसको कि जस्ट सपोज ये कोई प्रॉब्लम है जो आपको हो गई है, आप या मतलब कोई भी पर्सन, कोई भी पेशेंट है, मान लो एक्स पर्सन हमारा पेशेंट है, ठीक है, ये जो एक्स पर्सन है ये हमारा पेशेंट है, और ये जो ए पर्सन है ये हमारा थेरेपिस्ट है, ठीक है। ये कौन है? ये हमारा थेरेपिस्ट है। अब एक्स पर्सन को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि इस प्रॉब्लम का कारण ढूंढा जाए कि प्रॉब्लम कैसे हुई, और फिर मतलब क्यों इसको प्रॉब्लम हुई, और फिर ये प्रॉब्लम कैसे जो है मतलब एग्जिस्टेंस में आई। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मान लो किसी पर्सन की डेथ हो गई, तो हमने कहा डेथ होने का कारण क्या था, तो पता चला कि उसको कोविड हो गया था, ठीक है, कोरोना हो गया था, उसको कोरोना वायरस हो गया था। तो हमने कहा अच्छा कोरोना वायरस हो गया था, तो कोरोना वायरस आया कैसे, कहां से आया, कैसे उसको हो गया, तो वो एग्जिस्टेंस हमको उसका पता करना पड़ेगा,
है ना, हमको उसके इस कॉज का एग्जिस्टेंस पता करना पड़ेगा। अब सब कुछ पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या थी, कैसे थी, कहां से आई, तो हमने कहा तो फिर ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, तो फिर कैसे अब इस इंसान को सही किया जा सके। अब इसकी प्रॉब्लम को हमको ठीक भी तो करना पड़ेगा, इसको ट्रीटमेंट भी तो देना पड़ेगा। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे इसकी प्रॉब्लम को ठीक किया जाए। अब देखो फिर अलग अलग थेरेपिस्ट का व्यू पॉइंट आता है। तो साइकोडायनेमिक थेरेपिस्ट बोलते हैं मेथड ऑफ फ्री एसोसिएशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ ड्रीम्स टू एलिसिट द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द क्लाइंट। साइकोडायनेमिक देखो क्या बोलते थे, आपको स्टार्टिंग से हर एक बात याद रखनी है, तब आप कनेक्ट कर पाओगे। साइकोडायनेमिक वाले बोलते थे कि इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट्स की वजह से प्रॉब्लम अराइज हुई है, मतलब आपके माइंड में कुछ कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो ट्रीटमेंट कैसे दोगे, उन कन्फ्लिक्ट्स को शांत कराना पड़ेगा। तो शांत कैसे कराओगे, तो उन्होंने बताया कि उसको फ्री एसोसिएशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ ड्रीम्स टू एलिसिट द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द क्लाइंट। सबसे पहली चीज तो फ्रीली एसोसिएट, और दूसरी चीज जो भी ख्याल उस इंसान के मन में आते हैं, जो भी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स हो रहा है, मतलब उसका क्या थॉट्स आते हैं, क्या सारी चीजें वो फील करता है, हमको ये सब कुछ उससे उगलवाना पड़ेगा। उगलवाना मतलब समझते हो ना, कि किसी के अंदर की सारी बातें बाहर निकलवाना, ठीक है। तो उसके पेट में क्या क्या है, मतलब ये ऐसी कहावत होती है ना कि किसी के पेट में क्या क्या है वो सब बाहर निकलवाना है। तो यहाँ पर जो हमारा पेशेंट है उसके माइंड में क्या क्या है, हमको वो बाहर निकलवाना है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज थेराप्यूटिक रिलेशनशिप स्ट्रांग होना चाहिए, और दूसरी चीज जो थेरेपिस्ट है उसको उसके साथ में एसोसिएट होना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाहिए, और फिर जो भी थॉट्स, जो भी फीलिंग्स, जो भी ख्याल उसके मन में आते हैं वो सब हमको उससे जानना चाहिए। क्लियर? So this material is interpreted to the client to help him or her to confront and resolve the conflicts and thus overcome problems। इसका मतलब ये है कि इस एक मटेरियल को जो है उसको अपने क्लाइंट को इंटरप्रेट करना चाहिए, ताकि वो उसको कंफर्टेबल फील करवा सके और उसके कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करवा सके, उसकी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करवा सके। जो भी इंफॉर्मेशन उसको उससे मिली है, मतलब उसको काम डाउन करने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। तो कैसे करोगे, तो उसके अंदर से जो भी सारे थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं वो सारे बाहर निकलवाना है, और अपने तरह से पॉजिटिव वे में अपने क्लाइंट को उसको इंटरप्रेट करना है। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई पर्सन है, अब उसका कोई ड्रीम था जो फुलफिल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उसके मन में जो है बड़ी कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। तो डॉक्टर उससे पहले जाने कि उसका ड्रीम क्या था, वो क्या लाइफ में चाहता था, और फिर उसको वहां पर थोड़ा सा काम करने की, कंफर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करे, ठीक है, ताकि उसकी जो भी प्रॉब्लम है या जो भी कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं हम उसको रिजॉल्व कर सकें। Now next comes behavior therapy। अब behavior therapy क्या बोलती है कि ट्रीटमेंट कैसा होगा। सो वो बोलता है, मतलब बोलते हैं identifies the faulty conditioning patterns and sets up alternate behavioral contingencies to improve behavior। यहाँ पर आपको जो फॉल्टी कंडीशनिंग हुई है, जो फॉल्टी कंडीशनिंग पैटर्न है, या जो भी फॉल्टी थॉट है या बिलीव जो भी मन में आ रहा है, पहले आपको उसका पता लगाना है, ठीक है, कि वो थॉट क्या है। हमने ये तो पता कर लिया कि कारण क्या था प्रॉब्लम का, लेकिन जो भी कारण था वो क्या है, ठीक है, उसको भी हमको जानना पड़ेगा, है ना। तो हमने सबसे पहले वो फॉल्टी कंडीशनिंग पैटर्न हुई क्या है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, हम उसको जानेंगे, और फिर हम जो भी ऑल्टरनेट बिहेवियर कॉन्टिजेंसीज हो सकती हैं बिहेवियर को इम्प्रूव करने की, हम उस पर बात करेंगे। सो द कॉग्निटिव मेथड्स एम्प्लॉयड इन दिस टाइप ऑफ थेरेपी चैलेंज द फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न्स ऑफ द क्लाइंट टू हेल्प हिम और हर ओवरकम साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। तो हम इसमें क्या करेंगे, कॉग्निटिव मेथड्स को यूज करेंगे, यानी वो सारी मेथड्स जिसमें आपकी लर्निंग, थॉट प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग, आपके हर एक, मतलब आपसे माइंड से रिलेटेड जो भी सारे पार्ट्स होते हैं, मतलब जो भी सारे फंक्शंस होते हैं, हम उनको फोकस करेंगे, ठीक है। और वहां पर हम आपको थेरेपी प्रोवाइड करेंगे ताकि आपके फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न्स वगैरह जो भी सारी चीजें हैं हम उसको ओवरकम कर सकें। तो अगेन उसके लिए थेरेपी सेशंस होंगे। अभी देखो अगेन मैंने आपको कहा ना कि हम यहाँ थेरेपीज में नहीं जा रहे कि बिहेवियर थेरेपी वाले करेंगे क्या या एग्जिस्टेंशियल वाले करेंगे क्या, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी हमको सिर्फ इतना जानना है कि ये थेरेपीज ने आंसर क्या दिया,
कैसे हमने इनकी 3 कैटेगरीज बनाई, तो इनके आंसर्स के बेसिस पर हमने 3 कैटेगरीज बनाई ना, कि जैसे एक है उनने बिहेवियर पे ज्यादा फोकस किया तो हमने बिहेवियर थेरेपी बनाई, एक ने माइंड के ऊपर ज्यादा फोकस किया तो हमने साइकोडायनेमिक बनाई, एक ने एग्जिस्टेंस की बात करी तो हमने एग्जिस्टेंशियल थेरेपी बनाई। ठीक है, तो वो हम बात करें कि ये अलग अलग थेरेपीज कैसे बनी। हम थेरेपी नहीं पढ़ रहे हैं अभी, ये याद रखना, अभी हम कैटेगरीज टाइप्स को पढ़ रहे हैं, थेरेपीज को हम आगे पढ़ेंगे। फाइन, तो बिहेवियर थेरेपी वालों ने ये कहा। अब existential therapy provides a therapeutic environment which is positive, accepting and non-judgmental। अब जो existential therapy है उसने एक therapeutic environment provide करने की बात करी। उसने कहा कि एक ऐसा therapy ही वाला environment provide करें जो positive environment हो, जो क्लाइंट को जज ना करता हो, क्लाइंट को एक्सेप्ट करता हो। जैसा भी क्लाइंट है, जो भी उसके इमोशंस हैं, जो भी सारी चीजें, हमको उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, और उसको जज नहीं करना है। सो द क्लाइंट इज एबल टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड द थेरेपिस्ट एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर, ताकि जो क्लाइंट है वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता सके। क्योंकि जब तक आप डॉक्टर के पास जाओ और आप डॉक्टर को कुछ भी बोलो ही नहीं, कुछ भी बताओगे ही नहीं, तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई है? तो आपको बताना तो पड़ेगा ना। लाइक डॉक्टर को आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता है, पर जब तक आप उसको अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे वो कैसे समझेगा, वो कैसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा, है ना। तो उसके लिए आप खुल के बोलो, इस तरह का एक एनवायरनमेंट तीनों ही प्रोवाइड करने की बात करते हैं, ठीक है, तीनों ही थेरेपीज। एंड द क्लाइंट अराइव्स एट द सॉल्यूशन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ पर्सनल ग्रोथ, और फिर क्लाइंट जो है वो एक सॉल्यूशन पे पहुंचता है पर्सनल ग्रोथ के थ्रू। तो ये तीनों समझ में आए। ट्रीटमेंट समझ में आया कि ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट मैं लिखवा नहीं रही हूँ, आप अपने हिसाब से लिख लेना। मेरे हिसाब से तो आपको देखो इस तरह से बॉक्सेस बनाने चाहिए। देखो कैसे, मैं आपको फटाफट बता देती हूँ, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा पैरामीटर्स, ठीक है, यहाँ पर हमने लिखे पैरामीटर्स और यहाँ पर हमने लिखी थेरेपीज, ठीक है, और फिर एक एक करके हमने कॉलम्स बनाए, ठीक है, एक एक करके क्या बनाए, कॉलम्स। अभी इनमें क्या लिखना है वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, ये प्रॉपर है, प्रॉपर है। ओके, सो हमने यहाँ पर लिखना है थेरेपीज, ठीक है, और यहाँ पर हमने लिखना है क्या, आपके सारे पैरामीटर। जो जैसे पहला पैरामीटर है कॉज, ठीक है, दूसरा पैरामीटर है एग्जिस्टेंस, ओके, तीसरा पैरामीटर है ट्रीटमेंट, और ऐसे ही जो भी 4, 5, 6 होंगे हम उसकी बात यहाँ पर करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर लिख लिया साइकोडायनेमिक थेरेपी, यहाँ पे बिहेवियर थेरेपी, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। तो हमने देखा कि जो आपके साइकोडायनेमिक थेरेपी है वो बोलती है इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट के बारे में। मैं पूरा नहीं लिखवा रही हूँ, ठीक है, मैं बस शॉर्ट में बता रही हूँ कि जैसे इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट तो आपने यहाँ पर लिख लिया। ये पहली चीज तो याद करने में बहुत इजी रहेगा, और अगर आप इसको बहुत अच्छा बनाते हो तो आप इसको एग्जाम में भी यूज कर सकते हो। तो इसीलिए इसको बना के रखो अपने पास में। फिर उन्होंने कहा कि इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट है तो कारण क्या है, तो हमने बताया कि चाइल्डहुड के अनफुलफिल्ड डिजायर्स, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, अनफुलफिल्ड डिजायर्स एंड अनरिजॉल्व्ड फियर्स, ये एग्जिस्टेंस का कारण है। तो कहा कि ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा ट्रीटमेंट तब करोगे जब आप एक पर्सन के माइंड में जो भी सारे थॉट्स और सब कुछ चल रहा है ना, एक्सेट्रा, जो भी सब कुछ है, आप उसको उससे बाहर निकलवाते हो। दैट मीन्स आप उसको एक ऐसा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हो जहां पर वो जो भी फील कर रहा है वो उसको आपके साथ में डिस्कस कर सकता है। तो हमने यहाँ पर बात करी किस एक चीज की, रिपोर्टिंग ऑफ ड्रीम्स, ठीक है, या एक फ्री एसोसिएशन जहां पर अपने वो एलिसिट कर सके थॉट्स एंड फीलिंग्स को। तो उसमें आप लिख लो रिपोर्टिंग ऑफ ड्रीम्स, एलिसिट थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द क्लाइंट, ठीक है, और फिर उसके बाद में रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट एंड प्रॉब्लम। ये 2-3 पॉइंट बस आप उसमें लिख लो। मेरे पास में देखो उतना स्पेस नहीं है, और अगर मैं अभी आपको लिखवाने लग जाऊंगी तो फिर शायद मैं आगे का पढ़ाने में लेट हो जाऊंगी, ठीक है। तो अभी जो है हम इसको नोट करते हैं आप लोग। चलो मैं आपको बताती जा रही हूँ कि आपको लिखना क्या क्या है। तो यहाँ पे आप लिखोगे ये चीज, एलिसिट थॉट्स एंड फीलिंग्स, ठीक है, इसी के साथ में रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट
कन्फ्रंट हिम, जो भी सारी उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो उसको बताओ, एक ऐसा इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड करो जहां पर वो बोल सके अपनी बातों को, ठीक है। ये इन्होंने भी यही कहा, बिहेवियर थेरेपीज ने भी यही कहा कि वो फॉल्टी कंडीशनिंग हुई तो कैसे हुई है, क्या है वो कंडीशनिंग, उसको पता करो ताकि उसको करेक्ट कर सकें, उसके थॉट्स और बिलीव्स को करेक्ट कर सकें जब उसके बारे में जानोगे। एग्जिस्टेंशियल ने भी यही बोला कि एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो कि वो खुल के बोल पाए अपनी बात। क्लियर? तो ये 3 क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए तो मैं आगे बढ़ूंगी नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्लियर? चलो 4th क्वेश्चन पर आते हैं। 4th क्वेश्चन क्या बोलता है? What is the nature of the therapeutic relationship between the client and the therapist? अब ये अलग अलग थेरेपीज में क्या बोला जाता है कि किस तरह का थेराप्यूटिक रिलेशनशिप होना चाहिए क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में। जैसे मैंने आपको बताया कि X पर्सन क्लाइंट है, A पर्सन थेरेपिस्ट है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। सो साइकोडायनेमिक थेरेपी अज्यूम्स दैट द थेरेपिस्ट अंडरस्टैंड्स द क्लाइंट्स इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स better than the client, and hence it is the therapist who interprets the thoughts and feelings of the client to him or her so that he or she gains an understanding of the same. ये बोलते हैं कि देखो साइकोडायनेमिक बोलते हैं कि इसको क्या है, इसको इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट है। अब इसके इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट को इससे ज्यादा अच्छे से कौन समझ सकता है? इसका थेरेपिस्ट, ठीक है। तो थेरेपिस्ट ही ये पर्सन क्या फील कर रहा है, क्यों फील कर रहा है, इसका आंसर दे सकता है ना। इसका आंसर कौन दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ थेरेपिस्ट ही दे सकता है। तो उसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन दोनों के बीच में। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं आपको डॉक्टर पेशेंट एग्जांपल इसलिए सबसे ज़्यादा देती हूँ क्योंकि डॉक्टर के पास में हम गए हैं तो हमको पता है कि डॉक्टर हमें साथ मतलब हमारे साथ में किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह की एक रिलेशनशिप रखता है, ठीक है। यहाँ पर हम साइकोलॉजिकल टर्म्स में बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल वो आपको अच्छे से समझ आता है इसलिए वो एग्जाम्पल देती हूँ। जब भी आप डॉक्टर के पास में जाते हो तो जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको कुछ भी चीज़ हो रही होती है तो आप डॉक्टर के पास में गए, मान लो आपने कहा कि मुझे फीवर हो रहा है, आपने बताया, डॉक्टर ने पहले पूछा आपसे कि आपको क्या हो रहा है, तो आपने बताया फीवर हो रहा है। अच्छा, तो डॉक्टर ने चेक किया कितना फीवर है, फिर आपने कहा कि चक्कर आ रहे हैं, तो डॉक्टर ने बोला अच्छा और क्या हो रहा है, तो आपने कहा जॉइंट्स में पेन हो रहा है, ठीक है, और क्या हो रहा है, वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है, ठीक है, और क्या हो रहा है, तो और आपने कहा कुछ अजीब सा लग रहा है पर समझ में नहीं आ रहा है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमको समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, बट कुछ हो रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा। तो डॉक्टर बोलता है अच्छा ये सारे सिम्टम्स हैं, फिर डॉक्टर बताता है अच्छा ठीक है तुमको टाइफाइड हो गया है, ठीक है, या तुमको ये वाला जो है डिसीज, जो भी आपके पूरे सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो कंफर्म बताएगा कि आपको ये चीज हुई है। क्लियर? फिर उसके लिए जितने टेस्ट जो सारी चीजें जरूरी हैं वो भी वो आपसे करवाएगा। क्लियर है? ये सब कुछ आया समझ में? अब तभी जाके आपका ट्रीटमेंट हो सकता है ना। तो आपके बीच में मतलब आपके और डॉक्टर के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना, तभी तो वो आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाएगा। मान लो आप डॉक्टर के पास जाओ, वो पूछ रहा है क्या हो रहा है, आप बोलो समझ ही नहीं आ रहा कुछ, मुझे नहीं बताना, मुझे तुमसे अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाना है, तो वो कहीं ना कहीं डॉक्टर आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। अब जब हम साइकोलॉजी में इस एक चीज को समझते हैं तो यहाँ जो हमारा क्लाइंट है वो नॉर्मल पेशेंट नहीं है जिसको बुखार है या जिसके जोड़ों में दर्द है या जिसके हाथ पैर दुख रहे हैं या जिसको चक्कर आ रहे हैं या जिसको वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है, वो नहीं है। वो एक ऐसा पर्सन है जिसके माइंड में चल रहा है कन्फ्लिक्ट, जो अपने थॉट्स से लड़ाई कर रहा है, ठीक है। उसके मन में बहुत सारी चीजें आती हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, स्ट्रेस में चले जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है, एंग्जाइटी हो जाती, ना जाने उसको क्या क्या हो जाता है। एक ऐसे पर्सन को अगर आपको जानना है कि उसको क्या हो रहा है, तो सबसे पहली चीज आपके और उसके बीच में अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो ट्रस्ट करके आपको हर एक बात बता दे। तो साइकोडायनेमिक थेरेपिस्ट ने कहा कि इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। कैसी थेराप्यूटिक रिलेशनशिप होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर मान लो मैं नोट करूं कि थेराप्यूटिक रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, तो साइकोडायनेमिक वालों ने क्या बोला, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अंडरस्टैंडिंग। इज दिस क्लियर? फाइन, आगे बढ़े। देखो, so the behavior therapy assumes that the therapist is able to discern the faulty behavior and thought patterns of the client. सेम बट थोड़ा सा डिफरेंट जो बिहेवियर थेरेपिस्ट ने कहा, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर थेरेपिस्ट के अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस फॉल्टी बिहेवियर को समझ पाए, ठीक है, जो भी वो पर्सन के अंदर फॉल्टी बिहेवियर है उस बिहेवियर को समझ पाए और उसके थॉट पैटर्न को समझ पाए। इट फर्दर अज्यूम्स दैट द थेरेपिस्ट इज कैपेबल ऑफ फाइंडिंग आउट द करेक्ट बिहेवियर एंड थॉट पैटर्न्स व्हिच वुड बी एडेप्टिव फॉर द क्लाइंट।
तो मतलब ये है कि दोनों, मतलब जो क्लाइंट है उसके थॉट्स में अगर किसी तरीके का कोई फॉल्ट है, बिलीव्स में किसी तरह का कोई फॉल्ट है, उसके बिहेवियर में जो भी फॉल्ट है, जब तक आप उसको अच्छे से नहीं समझोगे, जब तक आप उसको अच्छे से नहीं जानोगे, तो आप उसको कैसे करेक्ट कर पाओगे। तो उसके लिए जो है थेरेपिस्ट के अंदर वो एबिलिटी, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो इस एक चीज को समझ सके और उसको एडेप्टिव बिहेवियर में चेंज कर सके। क्लियर? तो एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी की बात उन्होंने करी, ठीक है। उन्होंने कहा कि एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी प्लस अंडरस्टैंडिंग, प्लस अंडरस्टैंडिंग, है ना, तभी तो आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, in both the psychodynamic and behavior therapies assume that the therapist is capable of arriving at solutions at the client's problems। और दोनों ही इस चीज को बिलीव करते थे, साइकोडायनेमिक और बिहेवियर वाले भी, कि थेरेपिस्ट के अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि वो अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को जान सके, समझ सके और एक कंक्लूजन पर अराइव कर सके। अब बात करते हैं थर्ड, जो है हमारी एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज। सो इन कॉन्ट्रास्ट टू दीज थेरेपीज, द एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज emphasize that the therapist merely provides a warm, empathetic relationship in which the client feels secure to explore the nature and causes of his or her problems by himself or herself। जहां एक तरफ साइकोडायनेमिक और बिहेवियर थेरेपिस्ट बिलीव करते हैं कि जो थेरेपिस्ट होगा वो क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझ के उसको आंसर कर पाएगा, वहीं जो एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट होते हैं वो ये बोलते हैं कि थेरेपिस्ट ना के बराबर हेल्प कर पाता है अपने क्लाइंट को, क्योंकि बहुत बार वो एक वार्म एम्पैथेटिक रिलेशनशिप अपने क्लाइंट को उतना प्रोवाइड कर ही नहीं पाता कि क्लाइंट सिक्योर फील करे और वो जो भी थॉट्स या जो भी चीजें उसके मन में आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उसको खुल के बता पाए। तो ये एक डिफरेंस है, ठीक है, ये एक डिफरेंस है उनके बिलीफ स्ट्रक्चर में थेराप्यूटिक रिलेशनशिप को लेके। तो आप इसमें क्या लिखोगे? मियरली हेल्प, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप ना के बराबर कभी कभी जो है वो हेल्प कर पाती है क्लाइंट को, अदरवाइज वो वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाती। क्लियर हुआ? ये भी आया समझ में? यहां तक किसी को किसी तरह का कोई डाउट है? अगर डाउट है तो जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछना है। ऐसे मत बोलना हाँ मुझे एक डाउट है, मैम एक डाउट है, ये डाउट पूछूं क्या, ऐसे मत बोलना। जो भी डाउट है वो डायरेक्ट पूछो, और इसी के साथ में अगर कोई डाउट नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि नो डाउट। ठीक है, क्या लिखना है? नो डाउट। फाइन, अब मैं इसी के साथ में आगे बढ़ रही हूँ और दो लास्ट पैरामीटर्स हैं उसको डिस्कस करूंगी। एक है फिफ्थ पैरामीटर, एक है सिक्स्थ पैरामीटर। फिफ्थ पैरामीटर कहता है व्हाट इज द चीफ बेनिफिट टू द क्लाइंट। इस थेरेपी का क्लाइंट को फायदा क्या होगा? क्या क्लाइंट को कोई फायदा होगा? कैसे होगा? क्या होगा? उसके बारे में बताओ। तो अब फिर वही साइकोडायनेमिक और बिहेवियर और ये आपके एग्जिस्टेंशियल अपने अपने व्यू पॉइंट्स देंगे। तो देखो साइकोडायनेमिक क्या बोलते हैं। Psychodynamic therapy values emotional insight as the important benefit that the client derives from this treatment। वो बोलते हैं एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट होगा क्लाइंट को वो होगा उसके इमोशनल इंसाइट का, उसके इमोशंस का। कैसे? इमोशनल इंसाइट इज प्रेजेंट व्हेन द क्लाइंट अंडरस्टैंड हिज और हर कॉन्फ्लिक्ट्स इंटेलेक्चुअली। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब भी आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या इस प्रॉब्लम का सल्यूशन होगा, मुझे आगे क्या करना है लाइफ में, कुछ जब आपको समझ में नहीं आता है, जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तब आप बहुत हैरान परेशान होकर घूमते रहते हो, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएगा। लेकिन जब कोई एक दिन ऐसा फ्रेंड या कोई भी ऐसा पर्सन आपको मिलता है जिससे बाती बातों में आप अपनी सारे मन की बातें कह देते हो और उसके बाद में आप थोड़ा सा लाइट फील करते हो, ठीक है, आपको समझ में आने लग जाता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। एक बहुत अच्छा कोटेशन है, कम्युनिकेशन इज द की टू रिजॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, कम्युनिकेट करो उसको, बातचीत करते रहो, है ना। कोई भी ऐसी चीज है, कुछ भी आपको फील होता है, कोई और नहीं मिल रहा, अकेले में अपने आप से अपने आप को कांच में देख के उस बारे में बोलो, आप देखना आप बहुत लाइट फील करोगे। समझ रहे हो? बहुत बार बहुत सी चीजें बोलने से ही ना हमारा मन हल्का हो जाता है।
ठीक है, और हमको समझ आने लग जाता है कि हम आगे क्या करें क्या नहीं करें। तो आपने भी कभी ये चीज़ फील करी होगी, कभी बहुत सारे जो है बहुत टेंशन हो रहा होगा घर का या पढ़ाई का या किसी भी चीज़ का, कभी अपने फ्रेंड से या फैमिली में उसको डिस्कस कर लेते हो तो आपको ऐसा लगता है हाँ थोड़ा सा अब लाइट फील कर रहा हूँ, है ना। तो वो एक इमोशनल इंसाइट जो होता है ना, वो हम सबके अंदर प्रेजेंट होता है, और जब हम उसको रिलीव कर लेते हैं तो वी फील बेटर, क्लियर। तो कभी भी ऐसे कुछ टेंशन या कुछ ऐसा लगे तो उसको बोल डालना किसी की से भी। अगर ऐसा लगता है कि कोई नहीं समझ पा रहा है तो एक आध कोई फ्रेंड अगर तब भी नहीं मिलता, मतलब बहुत ढूंढने के बाद भी कोई नहीं मिलता कि आपकी बात को समझ पाएगा, तो अकेले में बैठ के उसको कांच में देखना अपने आप को और अपने आप से बोल लेना। और तब भी अगर रिलीफ फील ना हो तो अगर मतलब मैं तो थोड़ी स्पिरिचुअल हूँ, अगर आपको भी गॉड में ट्रस्ट है तो अपने भगवान, अपने फेवरेट भगवान होते हैं सबके एक एक, उनको उनके सामने जाना और वहां बैठ के सब कुछ बोल देना, यू विल लिटरली फील लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही चीज साइकोडायनेमिक जो थेरेपिस्ट हैं वो ये बोल रहे हैं कि सबके अंदर इमोशनल इंसाइट प्रेजेंट होता है। जब क्लाइंट इंटेलेक्चुअली ये समझ जाता है ना कि उसका कन्फ्लिक्ट चल क्या रहा है, जब वो थेरेपिस्ट को बता देगा सारा कुछ और थेरेपिस्ट उसको बताएगा कि आपके अंदर क्या सारी चीजें चल रही हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा ना, कुछ लोग फेस रीडिंग करते हैं, माइंड रीडिंग करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो आपके अंदर जो कुछ चल रहा होता है वो आपको बताते जाते हैं और आपको ऐसा लगता है हाँ हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, हाँ आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो, आप वही चीज बोल रहे हो जो मेरे अंदर चल रही है। तो वहां क्लाइंट जो है वो थोड़ा सा मतलब लाइट फील करता है, क्योंकि थेरेपिस्ट उसको कहीं ना कहीं काम करने की हेल्प कोशिश करता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। He is able to accept the same emotionally and is able to change his or her emotions towards the conflicts। तो जब वो अपनी प्रॉब्लम को समझ जाता है ना, जैसे ऐसे समझो ये क्लाइंट है और ये थेरेपिस्ट है, क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम थी वो थेरेपिस्ट को समझना था, तो क्लाइंट ने थेरेपिस्ट ने क्लाइंट से ही पूछ लिया कि बताओ तुम्हारी क्या सारी प्रॉब्लम है। अब इसने सब कुछ अपने थेरेपिस्ट को बता दिया, थेरेपिस्ट ने जब सब कुछ जान लिया समझ लिया तो उसका एक इंटरप्रिटेशन दे दिया क्लाइंट को कि तुम ऐसा सोचते हो, तुम्हारे मन में ये सारी चीजें चलती हैं और ये है वो है सब कुछ। यहाँ कोई पंडित जी नहीं है, कोई ज्योतिषी नहीं है जो आपके हाथ की रेखाएं देख के आपको सब कुछ बता देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ ये जो थेरेपिस्ट है ना, ये काफी ट्रेन्ड पर्सन है और ये एक प्रोफेशनल पर्सन है जिसने इन चीजों की स्टडी की हुई है। जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर आपको क्या डिसीज हो रही है वो बता देगा, तो क्या आप डॉक्टर को बोलोगे कि ये ज्योतिष है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कोई ऐसा मैजिक पर्सन नहीं है, उसने पढ़ा है, उसको आता है, इसलिए वो आपको बता रहा है कि आप ये सारी चीजें फील कर रहे हो। कुछ लोग, हमने पढ़ा है ना इमोशनल इंटेलिजेंस, कुछ लोग बड़े इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, आपके इमोशंस को देख के, आपकी बातों को सुन के बता देंगे कि आप क्या फील कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लाइंट है हमारे पास में, वो क्लाइंट को जब पूरा जो भी कुछ चल रहा है वो थेरेपिस्ट बता देगा ना सम अप करके, तो उसको थोड़ा सा बेटर फील होने लगता है और वो अपनी प्रॉब्लम को समझ पाता है। जब आप, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, हम कभी उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचते ही नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम आ गए तो अब प्रॉब्लम है एग्जाम, सॉल्यूशन क्या है, पढ़ाई कर लो तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम नहीं सोचते पढ़ने के बारे में। हम क्या सोचते हैं रात दिन, कैसे पढ़ाई करेंगे, क्या होगा, कहाँ से शुरू करें, कहाँ पर खत्म होगा। अरे पढ़ने तो बैठो, अपने आप हो जाएगा, लेकिन हम प्रॉब्लम को बड़ा बना देते हैं और कभी उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते ही नहीं है। तो साइकोलॉजी का सबसे पहला रूल यही है, कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले प्रॉब्लम को समझो, अपने आप सॉल्यूशन दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लाइंट है वो अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ जाएगा, ये सबसे बड़ा फायदा होने वाला है क्लाइंट को। द क्लाइंट सिम्टम्स एंड डिस्ट्रेसेस रिड्यूस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इमोशनल इंसाइट। और इसकी वजह से उसका जो वो पूरे टेंशन और डिस्ट्रेस उसको हो रहा है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, ये कौन बोले, ये साइकोडायनेमिक बोले। अब नेक्स्ट आ गए कौन, बिहेवियर वाले। अब बिहेवियर वाले क्या बोलते हैं, देखो, The behavior therapy considers changing faulty behavior and thought patterns to adaptive ones as the chief benefit of the treatment। वो ये बोलते हैं आपका जो faulty behavior है वो adaptive behavior में change हो जाएगा और यही आपको सबसे बड़ा फायदा होगा। Instituting adaptive और healthy behavior and thought patterns ensures reduction of distress and removal of symptoms। तो वो बोलते हैं जैसे कोई पर्सन है वो माल एडेप्टिव बिहेवियर कर रहा है, अब अगर उसका बिहेवियर एडेप्टिव हो जाता है तो वो पर्सन भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। आपका बिहेवियर मान लो आज गलत है, कल को उसको ठीक कर दिया जाता है तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। तो यही तो सबसे बड़ा फायदा है आपको। ठीक है, वही जो हमारे
ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट हैं, यहाँ पे ह्यूमनिस्टिक लिखा है, एक्चुअली में उनको यही बोलते हैं ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ह्यूमन के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। ह्यूमन्स ही सोच सकते हैं ये कि हमारी लाइफ का क्या मीनिंग है, हमारी लाइफ का क्या पर्पस है, हम क्यों जी रहे हैं, हमें इस धरती पर क्यों भेजा गया, ये सब सिर्फ ह्यूमन ही सोच सकता है, एनिमल्स नहीं सोचते हैं ये सब, इसलिए इसको ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी बोलते हैं। तो जो ह्यूमनिस्टिक थेरेपी है वो बोलती है कि पर्सनल ग्रोथ एज द चीफ बेनिफिट। Personal growth is the process of gaining increasing understanding of oneself and one's aspiration, emotions and motives। हम बोलते हैं ना कि हमारी ग्रोथ हो रही है। हमारी ग्रोथ होने का मतलब ये होता है, पर्सनल ग्रोथ जिसे बोलते हैं, पर्सनल ग्रोथ का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारी लाइफ में जो भी एस्पिरेशंस हैं, जो भी गोल्स हैं, हम उसको फुलफिल कर रहे हैं, हम जो सोचते हैं समझते हैं हम उसको लेके अवेयर हैं। तो पर्सनल ग्रोथ जो है वो सबसे बड़ा बेनिफिट है जो एक पर्सन को होता है, क्योंकि उसको ये पता चल जाता है कि उसकी लाइफ का मीनिंग क्या है, उसकी लाइफ में पर्पस क्या है, वो क्यों एग्जिस्ट करता है, उसकी लाइफ में क्या सारी अच्छी चीजें हैं। तो एक पर्सनल ग्रोथ उसकी होती है एंड दिस इज द चीफ बेनिफिट। क्लियर? तो अगर यहाँ पर मैं आपको बोलूं कि एक और कॉलम बनाना है, मैं उस कॉलम को यहाँ पर बना रही हूँ, ठीक है। अब उससे कॉलम में मैं लिखूंगी चीफ बेनिफिट, ठीक है। मैं इसमें क्या लिखूंगी कि चीफ बेनिफिट क्या हुआ क्लाइंट को, टू क्लाइंट। तो हमने देखा कि पहला बेनिफिट जो उसको पीटी के अंदर हो रहा है, साइकोडायनेमिक के अंदर, वो है इमोशनल इंसाइट। क्या है? इमोशनल इंसाइट। बिहेवियर में क्या हो रहा है? एडेप्टिव बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर में क्या हो रहा है? एडेप्टिव बिहेवियर। और आपका जो एग्जिस्टेंशियल या ह्यूमनिस्टिक है उसमें क्या हो रहा है? पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ। अब मुझे बताओ ये क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? समझ में आ रहा है ये सारा कुछ कि कैसे हमने थ्योरीज को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा और कौन सी थ्योरी कैसे थेरेपी करने की बात करती है। हालांकि हम थ्योरीज के डिटेल्स में अभी नहीं गए हैं, बट स्टिल थोड़ा बहुत भी सही समझ में आ रहा है। ये बेसिक है। मैं बार बार ये चीज बोलती हूँ कि जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो एटलीस्ट उसके 2-3 टॉपिक तो उस चैप्टर के बेसिक्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, नहीं तो चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आया चैप्टर में से, अच्छा साइकोडायनेमिक पर आया, चलो सीधे साइकोडायनेमिक खोला और साइकोडायनेमिक पढ़ना हमने स्टार्ट कर दिया, बट हमने बेसिक तो जाने ही नहीं। अब मान लो साइकोडायनेमिक में आ गया थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, हमको पता ही नहीं है क्या होती है थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, तो हमको समझ में नहीं आएगा। तो बेसिक क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आगे की चीजें समझ में आएंगी। क्लियर? अब देखो लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। चलिए ये तो पता चल गया कि किसी की प्रॉब्लम का क्या कारण था, उसको वो प्रॉब्लम हुई तो वो कैसे एक्चुअल एग्जिस्टेंस में आई, हमने ये भी जान लिया। अब उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, हमने ये भी देख लिया। हमने कहा कि इसका बेनिफिट क्या होगा, तो हमको वो भी पता चल गया कि इसका क्या बेनिफिट होगा। और इसी के साथ में हमने एक क्वेश्चन को और आंसर किया कि जो है इसका थेराप्यूटिक रिलेशनशिप जो है वो कैसी रहेगी, क्लाइंट की और जो भी थेरेपिस्ट है उसकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी। अब हमने लास्ट ये पूछा कि चलो ठीक है ट्रीटमेंट तो आप दे दोगे, कितने समय में ठीक करके दोगे इंसान को, ठीक है, क्लाइंट जो भी है उसको कितने टाइम पीरियड में आप ठीक कर दोगे, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। तो आप देखो किसने कितनी कितनी ड्यूरेशन बताई। अब जो ड्यूरेशन है, क्लासिकल साइको एनालिसिस may continue for several years. However, several recent versions of psychodynamic therapies are completed in 10 to 15 sessions. अब देखो वैसे तो डिपेंड करता है प्रॉब्लम के ऊपर। अब आप अगर मान लो कैंसर का ट्रीटमेंट जो फर्स्ट स्टेज पर है और कोई दूसरा पर्सन जिसको कैंसर फाइनल स्टेज पर है, आप पूछो कि दोनों के ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगेगा, तो बोल सकते हैं क्या? पहले वाले में थोड़ा कम टाइम लग सकता है, लेकिन दूसरे केस में बहुत साल भी लग सकते हैं, है ना। क्या पता इंसान जिए ना जिए, कुछ नहीं पता, है ना, किसी चीज का कोई भरोसा नहीं है। तो कैसे आप बता दोगे कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी एक अंदाजा लेके चलते हैं। और रिसेंट ईयर्स में हमें कुछ वर्जन्स मिले जिसके थ्रू हम बता पाते हैं कि कितने टाइम में एक पर्सन ठीक हो जाता है साइकोलॉजी में। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेडिकल, मैं मेडिकल साइंस में नहीं जा रही हूँ, मैं साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब साइकोलॉजी में क्लाइंट को कितने समय में ठीक करोगे, तो साइकोडायनेमिक वाले बोले कि 10 to 15 सेशंस में कर देंगे, ठीक है। साइकोडायनेमिक वाले क्या बोले कि 10 to 15 सेशन, 10 से 15 सेशन लेंगे उसमें ठीक हो जाएगा। बिहेवियर एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज एज वेल एज एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज आर शॉर्टर एंड आर कंप्लीटेड इन अ फ्यू मंथ्स। और वहीं बिहेवियर और
एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज ने कहा कि और कम समय में कर देंगे, 1 महीने से भी कम टाइम लगेगा। थेरेपीज के सेशन लंबे चलते हैं, कभी कभी वो सेशंस 1-1 हफ्ते में होते हैं, कभी 15-15 दिन में होते हैं, कभी 4-4 दिन में भी होते हैं, कभी डेली भी होते हैं, है ना। तो 10 से 15 सेशन किसने बोला? साइकोडायनेमिक। लेकिन बिहेवियर और कॉग्निटिव मतलब एग्जिस्टेंशियल ने बोला कि 1 महीने से कम समय में भी ठीक करके दे देंगे, ठीक है। So thus different types of psychotherapies differ on multiple parameters। तो बहुत डिफरेंट तरह की साइकोथेरेपीज हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स में एक दूसरे से डिफर करती हैं। However, they all share the common method of providing treatment for psychological disorders। लेकिन सभी में कुछ कॉमन ऐसी चीजें हैं जो कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ट्रीट करने में हेल्प करती हैं थ्रू साइकोलॉजिकल मीन्स। तो हमने यहाँ पर ये एक चीज डिस्कस करी कि कैटेगरीज होते हैं, ठीक है। थेरेपीज के हमने कैटेगरीज बना दिए, हमने ग्रुप्स बना दिए कि ये कैटेगरी हो गई, ये कैटेगरी हो गई, ये कैटेगरी हो गई, और सबने बताया कि हम ऐसे ट्रीट करेंगे, हम ऐसे ट्रीट करेंगे, हम ऐसे ट्रीट करेंगे। मेथड, कंसेप्ट, टेक्निक भले अलग अलग हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रोसीजर मतलब एक ट्रीटमेंट जो वो कर रहे हैं, जो वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो सेम है। वो किसी की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को करेक्ट करने की बात कर रहे हैं। क्लियर? So the therapist, the therapeutic relationship and the process of therapy। तो जो भी थेरेपिस्ट है, जिस भी तरह की रिलेशनशिप क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में है, और जो थेरेपी का पूरा प्रोसेस है, दिस बिकम द एजेंट्स ऑफ चेंज इन द क्लाइंट लीडिंग टू द एलिवेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। इसकी वजह से क्लाइंट के अंदर जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रही है उसमें चेंजेस आते हैं और उसको एक बेटर ट्रीटमेंट मिलता है। The process of psychotherapy begins by formulating the client's problem, steps involved in the formulation of a client's problem। तो जो भी पूरा प्रोसेस होगा साइकोथेरेपी का, वो स्टार्ट होता है एक क्लाइंट की प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने से। जैसे हमने सबसे पहले किसकी बात करी, व्हाट इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है क्या पहले वो हमको पता करना है, तब हम उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा पाएंगे, तब हम उसको बेनिफिट दे पाएंगे, तब हम सारी चीजें कर सकते हैं। तो पहली स्टेप क्या होती है किसी भी थेरेपी में, चाहे फिर वो साइकोडायनेमिक हो, बिहेवियर हो, एग्जिस्टेंशियल हो, क्लाइंट की प्रॉब्लम को जानना है ना, प्रॉब्लम का रीजन, उसका कॉज जानना। और यहाँ पर हम कुछ स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, कुछ सेक्शंस में हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी थेरेपीज होती हैं, उनके अंदर क्या मेजर सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो हर एक को डिटेल में हम जानने वाले हैं। आई होप सो मैंने ये जो आपको टाइप्स पढ़ाए हैं ये आपको क्लियर हो गए, टाइप ऑफ थेरेपीज, ठीक है। 3 टाइप्स हैं थेरेपीज के, साइकोडायनेमिक, बिहेवियर, एग्जिस्टेंशियल। ये तीनों कैसे बने, हमने उसके लिए कुछ पैरामीटर्स देखे कि सबने अपने अपने तरीके बताए, जिसकी वजह से हम इनको 3 कैटेगरीज में डाल पाए कि जिसने माइंड की बात करी तो साइकोडायनेमिक, बिहेवियर की बात करी तो बिहेवियरिस्ट, और एग्जिस्टेंस पर बात करी ह्यूमन के तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट। क्लियर? अब मुझे बताओ इसमें किसी तरह का कोई भी डाउट है, कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई है? अगर नहीं आई है, कोई डाउट है तो मुझसे पूछोगे कमेंट सेक्शन में। पर उससे पहले एक छोटा सा काम करना है, ये जो पूरा टॉपिक आपकी बुक में दिया है ना, इसको एक बार अच्छे से रीड करो। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझसे फिर पूछना कमेंट सेक्शन में। एक बार रीड कर लोगे ना तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मतलब अभी मैंने समझाया है, फिर आप पढ़ के अच्छे से समझ लोगे। फिर भी अगर डाउट आता है तो आप मुझसे पूछोगे कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ में हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम इन स्टेप्स की बात करेंगे कि क्लाइंट की प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कैसे किया जाता है, तो उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, इसको अच्छे से रीड करो, जो भी हमने पूरा पढ़ा उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करो, फ्लो चार्ट या टेबल जो भी बनवाया है उसको अपनी नोटबुक में बना के रखो, ताकि जब भी इस टॉपिक को पढ़ो तो टेबल देख के सब कुछ याद आ जाए और फिर से वो उतना रीड करने की जरूरत ना हो और टाइम आपका सेव हो सके। क्लियर? तो इसी के साथ में अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। और जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप कैसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। एज यू ऑल नो कि डेली लेक्चर्स मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर आते हैं, साथ ही साथ में जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है वो भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसी के साथ में जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, दैट इज वेरी इजीली एक्सेसिबल ऑन प्ले स्टोर। मतलब प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और जो वेबसाइट है वो आप गूगल पर डाल सकते हो www.magnetbrains.com। इसे जैसे ही एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस के, सारे कोर्सेज के, सारे चैप्टर्स के, सारे लेक्चर्स के वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद क्वालिटी एंड बेस्ट टीचर्स। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी इस फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें। हम कोई पेमेंट नहीं लेंगे, कोई कूपन नहीं बेचेंगे, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में मिल जाएगा बिना
बिना किसी दिक्कत परेशानी के। तो अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर मैग्नेट ब्रेन्स को आप फॉलो कर सकते हो और मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स, बुक्स एंड ई बुक्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फटाफट से कर दो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।